दोस्तों, एक हफ्ते से लगातार ही आप अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की वीडियोस देख रहे हो। बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। एक ही वीडियो के ऊपर 1100 से ज़्यादा कमेंट्स आए हैं। 1000 के करीब लाइक्स आ गए हैं और मोर देन 44,000 व्यूज़ हो गए हैं। तो ऐसा ही सभी वीडियोस पर ऐसा ही ऑलमोस्ट रिस्पांस मिला है। और कमेंट्स में मैं सभी कमेंट्स के जवाब तकरीबन दे चुका हूँ। लंबे लंबे जो क्वेश्चन हैं उनका जो लंबा आंसर है वो शायद रह गए हैं, तो इसलिए मैं आज वीडियो में कुछ बातें बता दूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उस वीडियोस में ये लिखा, कमेंट्स में ये आया है कि हमारे को ये बताएं, रिटायरीज़ के बारे में इशू है वो, कि रिटायरीज़ को 1 नवंबर 17 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वेज रिवीजन का। तो उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तैयारी हो रही है, टीम लगी हुई है। टोटल डाटा विद फिगर्स विद फैक्ट्स आपको दिया जाएगा, पर दैट विल बी बेस्ड ऑन MOU। जो अभी तक का MOU साइंड है उसके ऊपर बेस होगा, क्योंकि जो उन्होंने स्पेशल अनाउंस मर्जर नहीं करी है, कुछ और बातें रह गई हैं। तो उसमें जो बेसिक और DA का जो 0.6352 पॉइंट मर्जर है वो दिखा के हम पेंशन का जो 50% पेंशन का जो एनालिसिस सारा निकाल के कितना लॉस होता है वो आपको बताएंगे वीडियो में। लेकिन ये बात मैं क्लियर कर दूं कि लॉस है। पहला सवाल तो ये था कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। दिस इज लॉस। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वीडियो में उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि जो यूनियन है, जो हमारी UFBU बनी है, इनको हमारे कितने मेंबर्स हैं क्लरिकल के, ऑफिसर्स के, सबॉर्डिनेट स्टाफ के जो चंदा दे रहे हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, कितना टोटल स्टाफ है और कितना चंदा इनके पास हर महीने जाता है, और कितने करोड़ रुपए का डिपॉजिट इनके पास है, कितने करोड़ की कलेक्शन इनके पास है, कितने करोड़ लेवी 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में एकत्र हुई है, और उसको यूज़ कैसे किया जा रहा है। काफ़ी लोगों ने ये पूछा है। ईमेल्स भी आ गई हैं मेरे पास, मैसेंजर पर भी मेरे को कुछ मेंबर्स ने वीडियो कॉलिंग करी है, और वीडियो कॉलिंग में उनका जो मेन ऑब्जेक्शन था सारा कुछ भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं वो वीडियो नहीं डाल सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसके लिए है RTI एक्ट में हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिपोर्ट ली है सारी। बैंक का स्टाफ कितना, इकोनॉमिक अफेयर्स एंड बैंकिंग डिवीज़न न्यू दिल्ली, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक सेल है, इकोनॉमिक अफेयर्स एंड बैंकिंग डिवीज़न, जिसके अंदर सारे बैंक आते हैं। डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसका इंचार्ज होता है। तो मैंने उससे रिपोर्ट ले ली है। वो रिपोर्ट फ्राइडे को वहाँ से डिस्पैच हो चुकी है। 1.5 महीना पहले ये मांगी थी, फ्राइडे को डिस्पैच हो चुकी है, और कल मेरे पास कोरियर पहुँच जाएगा और कल ही शाम तक वीडियो बन जाएगी। तो आपको पूरा ऑथेंटिकेटेड डाटा मिलेगा। हमने यूनियन के लेटर से ये डाटा नहीं उठाना है। तो यूनियन का जो मैगजीन आता है उसमें ये बताया है तो इतने लाख ऑफिसर हैं, इतने क्लर्क हैं। AIBA वाले कुछ और डाटा दे रहे हैं, जो NCBE वाले कुछ और डाटा दे रहे हैं कि हमारे ऑफिसर इतने हैं, वो कहता है क्लर्क इतने हैं, वो कहता है मैसेंजर इतने हैं। तो सारे डाटे में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है, पर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारे को डाटा दे रही है उसके ऊपर वीडियो बनेगी। और कितने करोड़ का फंड इनके करंट अकाउंट में कौन कौन से बैंक में पड़ा है वो भी आपको बताया जाएगा। तीसरा है 5 डे बैंकिंग की बात। तो ये सभी मेंबर्स ने लिखा है, मेरे सब्सक्राइबर्स ने, मेरे व्यूअर्स ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे जो फेसबुक पे फ्रेंड हैं, मेरे 3000 के ऊपर फेसबुक फ्रेंड्स हैं। बैंकर भाई ज़्यादा हैं उसमें, चाहे वो नेपाल के बैंकर हैं, बांग्लादेश के बैंकर हैं, भूटान के बैंकर हैं, इंडोनेशिया के बैंकर हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी दोस्तों ने फेसबुक पे मेरे को लिखा है कि 5 डे बैंकिंग होनी चाहिए। तो उसके क्या लाभ हैं, बैंक को उसका क्या लाभ होगा, उसके बारे में हमारे को वीडियो बना के दें। ये बांग्लादेश के जो बैंकर्स हैं,
ख़ास तौर पर उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट भी करी है, क्योंकि पूरे यूरोप में मल्टीनेशनल कंपनी 4 डे वीक पर आ चुकी हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है 4 डे वीक पर आ चुकी हैं, 4 डे वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है। उनकी प्रोडक्टिविटी एनालिसिस भी मेरे पास आ गया है। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है 20% इंक्रीज होगी इन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ 4 डे वीक। 4 दिन का हफ्ता है, 3 दिन छुट्टी है, और 3 दिन छुट्टी में वो घर नहीं बिठाते हैं, डेटिंग अलाउंस मिलता है। सारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को टूर पे ले जाया जाता है, उनकी फैमिलीज़ को या उनके एम्प्लॉयज़ को टूर पे ले जाया जाता है। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का ये टूर होता है। एक 1 नाइट स्टे करके दूसरे दिन शाम को वो घर पहुंच जाते हैं। तीसरा दिन वो रेस्ट करते हैं, फैमिली अफेयर्स देखते हैं, अपने घर के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और अगले दिन वो चौथे दिन वो ऑफिस हाजिर हो जाते हैं। तो ऐसा चीज़ है। तो सभी कंट्रीज़ के बैंकर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने यही रिक्वेस्ट करी है कि भाई हमारे को ये बताइए क्या क्या लाभ है बैंक को, ताकि हम 1 लाख ट्विटर मैसेज प्राइम मिनिस्टर को भेज दें। 1 लाख पीपल इज़ रेडी टू सेंड ट्विटर मैसेज। जब 1 लाख ट्विटर मैसेज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लैंड करेगा एक ही टॉपिक पर, तो 90 डेज MOU के बाद हम 5 डे वीक लेने में कामयाब हो सकते हैं। सारे भाइयों, बैंकर भाइयों, मेरे दोस्तों, सुन लो, आप भी ऐसा करना है। आपको अगली वीडियो में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने क्या मैसेज देना है, वो सभी ट्विटर मैसेज इमीडिएटली चले जाएं, ताकि उनके लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, सोशल मीडिया पर बवाल मच जाए, गदर मच जाए कि 5 डे बैंकिंग के बिना हम नहीं मानेंगे। अभी मैं आपको वीडियो में एक एनालिसिस भी दिखा रहा हूं जो वी बैंकर्स ने फेसबुक पर किया है। वोटिंग करी है कि कितने लोग लेवी देना चाहते हैं, कितने लोग लेवी देना चाहते हैं। तो उसमें जवाब है 57% ने नो कर दिया है, नो लेवी 57%। 43% ने लिखा है लेवी इफ 5 डे वीक। 100% 57 और 43 100% हो गया। बाकी ने लिखा है कांट से वाले 0 हैं, लेवी यस वाले 0 हैं। आज की डेट में एक भी बैंकर नहीं है। मैं आपको वीडियो में वो दिखा रहा हूँ, भी बैंकर्स ने जो पोलिंग करवाई है उसका जो स्क्रीन प्रिंट है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो आप सभी उसको देखकर अपना माइंड भी बना सकते हैं कि लेवी नहीं देनी है। लेवी के लिए एक यूनियन स्टे भी ले रही है, क्या राइट है, लेवी क्यों कंपलसरी है, क्यों यूनियन लेवी मांगती है। तो उसके लिए स्टे भी हो सकता है, कोर्ट में केस भी लग सकता है। इस बार कोई भी लेवी नहीं देगा। लेवी ना देने वाले को कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो सोशल मीडिया पर भी बैंकर्स को भी बता सकता है, सोशल मीडिया पर भी डाल सकता है, तभी सभी बैंकर इकट्ठे हो जाएंगे। उसके लिए हमने फेसबुक पर अरोड़ा सोल्यूशन चैनल ने एक यूनियन बनाई है जिसका नाम है यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन। यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन। बैंकमैन का ये मतलब नहीं कि लेडीज़ के मेंबर नहीं बन सकते, काफ़ी लेडीज़ की मेंबर बन चुकी हैं। कल ही मैंने अप्रूवल दी है, उसमें काफ़ी लेडीज़ भी थी, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ इसकी कम है। 10 लाख बैंकर हैं, 4 लाख हमारे पेंशनर हैं, 14 लाख की स्ट्रेंथ है। तो अभी भी उसका जो डाटा है बहुत पुअर है, इसको हज़ारों तक तो ले जाना ही है। दूसरा है हमारा जो फेसबुक जो बना है ग्रुप व्यूअर्स हु लाइक्ड अरोड़ा सॉल्यूशंस, उसमें 170 मेंबर बन चुके हैं, 170 ने लाइक किया है, वो हमारे ग्रुप में आ गए हैं। उसमें बड़े बड़े यूनियन के बैंकों के लीडर भी हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता। टीवी एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, जो हमारे को टीवी पर हम रोज़ देखते हैं, वो भी उस ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। और हमारे बैंकर भाई बड़े बड़े हाई रैंक के ऑफिसर, मैं रैंक भी नहीं बताना चाहता, उस ग्रुप में आ चुके हैं, और मैंने एज ए एडमिन उनको अप्रूवल दे दी है। वो पहले भी 40-40 50-50 ग्रुप्स के मेंबर हैं, बैंकिंग ग्रुप्स के मेंबर हैं। तो इसलिए भाइयों आप सभी को भी रिक्वेस्ट है कि आप भी उसके मेंबर बनिए। व्यूअर्स हु लाइक्ड अरोड़ा सॉल्यूशन, इसका भी ग्रुप के मेंबर आइए और यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन को आज ही ज्वाइन करें। इसमें बैंकर, सर्विंग बैंकर्स, रिटायर्ड बैंकर्स और वुमेन है, बैंकमैन वर्ड है, लेकिन लेडीज़ भी इसके मेंबर बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं, इसमें क्लास 4 एम्प्लाई,
पार्ट टाइम स्वीपर, पार्ट टाइम वर्कर जो भी हमारे पास हैं सभी इसके मेंबर बन सकते हैं। इसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी, जो भी होगा उसके बाद हम चेंजेस करते जाएंगे। लेकिन आज की डेट में सभी से रिक्वेस्ट है कि हम UFBU को टक्कर देनी है, चीटिंग लीडर को, धोखेबाज लीडर्स को, चाहे समोसा पार्टी करने वाले लीडर्स को, गद्दार नेताओं को, झूठे नेताओं को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को धोखा देने वाले, अपने यूनियन के लिए हुए फंड से मौज मस्ती करने वाले लीडरों को एक झटका देने के लिए हमारी ये यूनियन ज़रूरी है। तो इसके लिए आप सभी को निवेदन है मेरी तरफ से हाथ जोड़ के कि सभी इसके मेंबर बन जाएं। और अब कोई एक्शन करना पड़ा तो हम आपको आवाज़ लगाएंगे, तो धरना देना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा तो हम इसको करेंगे। दूसरी बात है, इसकी एंट्री फ्री है, मेंबरशिप चार्जेस नहीं है, कोई इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो मैंने रूल्स में लिखा हुआ है। उसका सिर्फ रूल यही है कि उसमें कोई आपने सेक्सी या जात पात के ऊपर या किसी जात के फेवर में या किसी अगेंस्ट उसके बीच में कुछ नहीं डालना है। उसके बाद आपने पॉलिटिकल धार्मिक कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। ओनली बैंकिंग मैटर, बैंकिंग स्टाफ मैटर, बैंकिंग यूनियन मैटर, बैंकिंग लोन स्कीम, स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स, स्टाफ लोन स्कीम, स्टाफ डिपॉजिट स्कीम, स्टाफ पेंशन स्कीम्स, तो इसके ऊपर ही सारा रहेगा। स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटीज़ होंगी, इसमें स्पोर्ट्स की दूसरी एक्टिविटी, हॉलीडे होम फैसिलिटी, हॉलीडे होम के एड्रेसेस, सभी कुछ इसमें दिया जाएगा ताकि किसी रिटायरी को, किसी सर्विंग बैंकर को, किसी भी लीव फेयर कंसेशन के बारे में, LTC के बारे में कोई गाइडेंस, कोई ज़रूरत वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद है इसका विजिलेंस एंगल, क्योंकि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, होती रही हैं, सभी एम्प्लॉई काफ़ी परेशान हैं। विजिलेंस एंगल के लिए उनको डिफेंस करने के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलता है, गाइडेंस नहीं मिलती है, तो उसके बारे में भी इस ग्रुप में चर्चा होगी। तो सभी तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं एम्प्लॉई रिलेटेड, सभी के मैटर्स जो हैं इसमें किए जाएंगे। चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी मिलिट्री सर्विस का क्या है, इंक्रीमेंट कैसे मिलना है, सभी तरह की चर्चा इसके ऊपर की जाएगी। तो इस ग्रुप के मेंबर ज़रूर बन जाइए। यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन जो है इसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसके बाद आज मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, इस एग्रीमेंट की क्या विफलताएं हैं, क्या क्या इसकी कमजोरियां हैं, क्या क्या इसमें कमियां हैं, उसके बारे में मेरे से पूछा गया है। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। ठीक समझता हूँ, क्योंकि इसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं ये मेरे को पूछा गया है। 22 जुलाई को जो काला दिन है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री का एक काला दिन, ब्लैक डे मनाया जाएगा। यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन इस 22 जुलाई को एक काला दिन डिक्लेयर कर देगी। बहुत धोखेबाजी का ये दिन है। ये हमारे ऊपर एक मुंह पे चांटा मारा गया है, हमारे ही भाइयों ने, हमारे ही नेताओं ने हमारे ऊपर चांटा मारा। हमारे ही पैसे से मौज मस्ती करने वाले लोग हमारे को चांटा मार रहे हैं, हमारे ही पैसे की हेल्प लेकर हमारे को लताड़ रहे हैं। तो इसके लिए 22 जुलाई का जो दिन है, UBU उसको काला दिन कहती है। आज ही आप उसके मेंबर बनिए, आप भी आवाज़ उठाइए। ये ना देखिए कि मेरी स्ट्रेंथ अभी कम है, 2-3 दिन हुए हैं उस पेज को, ग्रुप को बने को, उस हिसाब से इस एंगल को देखना है। अभी उसकी कोई पब्लिसिटी कहीं किसी न्यूज़पेपर में, किसी ग्रुप में इसको नहीं डाला गया है। अभी हम देखते हैं कि मेरे साथ कितने लोग जुड़ते हैं, क्या होता है, उसके बाद हम इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद अगला स्टेप हम लेंगे, तो कैसे होगा वो सारा उसके बाद हम बताते जाएंगे। तो देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ आया है। प्रवीण कुमार विश्वास जी हैं, एक भुज कच्छ गुजरात में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा है। वी बैंकर्स ने भी काफ़ी कुछ लिखा है। कुछ 1-2 लेडी मेंबर्स हैं, उन्होंने भी, मैडम गुरदीप कौर जी हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है। एक मैडम वीना राणा जी, इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है। तो मैं इन सभी के बारे में मैं कुछ एक निचोड़ निकाल के कुछ बताना चाहता हूँ। इस MOU की कई विफलताएं हैं जिन पर किसी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हैरानी होती है MOU के बीच, आप हैरान रह जाएंगे कि जो 30% फैमिली पेंशन डिवीज़न हुई है वो MOU के अंदर है ही नहीं। इतना जल्दबाजी में MOU लिखा गया कि आप भूल गए उसको क्यों नहीं लिखना चाहिए, आज तक उसमें नहीं डाला गया। देखिए अब उसको
जो फैमिली पेंशनर्स हैं, लेडी विडो लेडीज़ हैं, उनके मेरे को क्वेश्चन आर्गुमेंट्स आ रहे हैं कि क्या सच्चाई है, हम क्या मान के चलें कि इसमें कुछ है कि नहीं है। तो मैंने उसको कंफर्म कर दिया कि ट्विटर पे IBA के चीफ एग्जीक्यूटिव का मैसेज आ गया है। वो भी हमारी वीडियो देखने के बाद अरोड़ा सोल्यूशन चैनल की वीडियो वहाँ उनको भेजी गई, उनके ग्रुप में डाली गई, IBA मेंबर्स के ग्रुप में डाली गई, तब उन्होंने ये इसको देखा है, फेसबुक पर उन्होंने देखा है और उसके बाद उन्होंने ये देखा है कि ये तो गदर मच गया है कि MOU के अंदर तो ये लिखा ही नहीं है, जबकि हम एग्री कर चुके हैं। तो सोशल मीडिया पर बहुत शोर बच गया, बहुत वीडियोस आ गई हैं यूट्यूब पर भी, व्हाट्सएप पर भी। तो उसके बाद IBA को कंफर्म कर दिया उन्होंने कि ये बिल्कुल ठीक है, दैट इज़ ओके, लेकिन MOU में आज तक उन्होंने नहीं डाला है। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे लीडर भांग पी के एग्रीमेंट करते हैं, कैसे करते हैं। ये 9 रत्न हैं, इनके ऊपर फिर मुझे कहना पड़ता है अकबर के दरबार के जो 9 रत्न हैं। अकबर, जिन लोगों को इतिहास पता है, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, हमारे जो रिटायर्ड बैंकर्स भाई हैं, उन्होंने जो इतिहास पढ़ा है उसमें आता है कि अकबर बादशाह के दरबार में शराब को शराब कहना मना था। शराब को शराब नहीं कह सकते थे, इसलिए उसको क्या कहते थे, 5 रत्नी। अकबर बादशाह इसको 5 रत्नी कहता था। 5 रत्नी क्यों कहता था? आज भी बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, जो जिसकी तबीयत ढीली है उसको कहते हैं इसको थोड़ी सी 5 रत्नी दे दो। उसका मतलब यह है कि एक पैग इसको पिला दो। तो अकबर इसको 5 रत्नी बोलता था। 5 रत्नी क्यों बोलता था? कि अगर 9 रत्नों में से 5 रत्न दरबार में नहीं आए हैं, 4 रत्न हाजिर हैं, तो अकबर कहता है कि मैं उन 5 रत्नों के बिना काम चला लूंगा अगर मैंने ड्रिंक करी है। अगर मैं 5 रत्नी मैंने पी ली है तो उन 5 रत्नों के बिना मैं काम चला लेता हूं। इसी तरह 9 रत्नों में से इन्होंने 4-5 रत्नों ने काम चला लिया और इन्होंने बिना देखे साइन कर दिया। 22 जुलाई को बधाइयाँ दी जा रही थी, लेकिन मुझे बधाई देने जैसी कुछ लगा नहीं। मुझे लगता है कि यदि यह MO साइन नहीं किया जाता और हम संगठन की ओर से कोई कानूनी लड़ाई लड़ते, कर्मचारियों के हित में बातों को कोर्ट के समक्ष रखते, तो बेहतर होता। ये देखिए, भाई साहब कह रहे हैं कि बजाय इतनी जल्दबाजी में, 3 साल तो पहले ही बीत चुके हैं, जल्दबाजी भी नहीं है, बहुत डिले हो चुका है, पर फिर भी बिना सोचे समझे ये ऐसा काम करना गलत था। और बधाइयाँ दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं सभी मेंबर्स को। AIB ने अपना लेटर निकाल दिया है कि ऐसा बहुत बड़ा काम हमने कर दिया है, कुछ नहीं है। 5 डे बी बैंक पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। पेंशनर की मौत हो जाने के बाद फैमिली पेंशन दी जाती है, इसमें 30% की वृद्धि की जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको MOU में नहीं डाला गया, ये दुख की बात है। जो रिटायर पेंशन, उनके पेंशन अपग्रेडेशन पर कोई सहमति नहीं बन पाई। वह पहले से ही कई सालों से दुखी हैं और पहले से ही वो 94 लेटर सभी रिटायरीज ग्रुप जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और UIBG को लेटर लिख चुके हैं। और ऐसे लोग हैं इनका जो 25 साल से पेंशन रिवीजन नहीं हुई है बैंक रिटायरीज की। और आपने ये सुना है सोशल मीडिया पर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की एक CGM मैडम प्रेमलता जी हैं, उन्होंने ये बताया है कि जब वो रिटायर हुई थी CGM रैंक से तो उनको 12,750 रुपये पेंशन बनी थी। तो आप ये बताइए कि इतनी मीगर पेंशन, इतने बड़े रैंक से इतने बड़े बैंक को संभालने वाला, उसकी पेंशन इतनी है, तो हमारे लोगों का क्या हाल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक समय बाद भी आप रिटायर होने वाले हैं, तो इसमें बहुत ज़रूरी था, इस टॉपिक को उन्होंने टच ही नहीं किया। अभी तक इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। लोगों को लॉलीपॉप दिखाया, लोगों को सब्ज बाग दिखाए, रोज़ी पिक्चर दिखाई, लेकिन फिर भी उन्होंने एग्रीमेंट को सही नहीं करा है। 3 साल तक लोगों को लॉलीपॉप दिखाकर तमाशा करने के बाद भी यदि हम नेट 2.5% वृद्धि बेसिक में ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल के बाद 2.5% वृद्धि क्या होती है। महंगाई कितनी बढ़ गई है, कितना कुछ कॉस्टली हो चुका है, लिविंग स्टैंडर्ड कितना डाउन आ चुका है, क्योंकि ये सैलरी लोगों को बढ़कर मिल रही है, DA के बेसिक सैलरी में मर्ज होने के बाद ही मिल रही है। सभी ये भूल जाते हैं। सभी कमेंट्स में मेरे को एक ने सैलरी बना के दिखाई है, उसने बेसिक पे में 15% जोड़ दिया, एक ने टोटल में 15% जोड़ दिया। तो ऐसे एम्प्लाई जो है हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो सैलरी फिक्सेशन में अपनी सैलरी गलत ढंग से जोड़ते हैं। तो अभी मैंने कल की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बाकायदा चार्ट भी दिखाया है, कितनी बेसिक में मर्ज हुई है, क्या हुआ है, सारा कुछ है। और एक वीडियो जो है एक और बनाऊंगा 3 दिन के बाद, जो DA मर्जर में गलती हुई है,
6352 पॉइंट जो एक नंबर 17 को कैसे आ गए, तो कितनी डीए मर्जर कैसे हुआ, 31/3/17 का डाटा उठाया उन्होंने, तो उस दिन 6352 पॉइंट थे हमारे पास डीए के। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे एक वीडियो में। जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही थी कि स्पेशल पर पे पर बेसिक में मर्ज कर देंगे और उस पर कोई कर्मचारी हित में निर्णय नहीं लिया गया। स्पेशल अलाउंस जो है उसको बेसिक पे में 7.75 को जो आगे जाके 10% हो जाता है सीनियर ऑफिसर के लिए, उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा और बड़ी अच्छी बेसिक पे बन जाएगी। उसकी चर्चा ही नहीं हुई है आईबीए के उसमें। एक और आत्मघाती सहमति यूनाइटेड फोरम के द्वारा हस्ताक्षर की गई, जिसमें द्वारा यदि किसी कर्मचारी अथवा बैंक के अधिकार के खिलाफ मिसबिहेवियर की कंप्लेंट आती है, ये देखिए ग्रॉस मिसकंडक्ट में डाला गया है मिसबिहेव को। मिसबिहेव पहले माइनर मिसकंडक्ट में था, पहले इस बात को समझ लीजिए। माइनर मिसकंडक्ट और मेजर मिसकंडक्ट दो ग्रुपों में मिसबिहेवियर को बांटा गया है। पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को बैंक के अंदर दो ग्रुपों में बांटा गया है, माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग एंड मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स। मिसबिहेव जो होता था, कोई कस्टमर कंप्लेंट करे कि क्लर्क काउंटर पे बैठा है, उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, मेरी बात नहीं सुनी, मेरी कैश को वापस कर दिया, मेरे नोटों को नकली कह रहा है, गंदे नोट कह रहा है, जो उसने डर्टी फेस बनाया। ये देखिए मिसबिहेव के अंदर ये भी आ गया है डर्टी फेस बनाना। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये विजिलेंस डिपार्टमेंट भी आपको नहीं बताएगा बैंक का। आज मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक ने काउंटर पे कस्टमर लेडी कस्टमर आई और क्लर्क के आगे उसने नोट रखे और अपना काम बोला। पासबुक रखी, सॉरी पासबुक गंदी थी, उसके कोने फटे हुए थे, ये ऐसा था वैसा था। क्लर्क ने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने फेस पे इंप्रेशन ये दिया ये पासबुक गंदी है, और उस लेडी ने उसकी कंप्लेंट करी कि ही मेड ए डर्टी फेस ऑन अस। तो बैंक ने उसकी कार्रवाई शुरू कर दी। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको यूनियन लीडर भी नहीं बताएंगे, ये आपको बड़े बड़े विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं वो भी, उनको विजिलेंस ऑफिसर जो है उनको भी इस बात का नहीं पता है। और भी हमारे बैंकर भाई जो बड़े बड़े फेसबुक पे विजिलेंस के बारे में आर्टिकल डाल रहे हैं, उनको भी इस बात का नहीं पता है। आज मैं वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ। तो इस एग्रीमेंट में यूनियन ने सभी एम्प्लॉयज़ को बेच ही दिया है। कोई भी फर्जी कंप्लेंट, झूठी कंप्लेंट, एनोनिमस कंप्लेंट, गुमनाम जिसको कहते हैं, जिसमें नाम ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं है, जो शरारत भरी कंप्लेंट स्टाफ मेंबर एक दूसरे की करते रहते हैं, कस्टमर कर देते हैं, जो बैंक की बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड होता है वो किसी बात से दुखी है, उसको टाइम पे रेंट नहीं मिला या अकाउंट में नहीं डाला, जो उसका टीडीएस कट गया, वो भी कंप्लेंट करता है, करवाता है। वो सामने आके अपना नाम लिख के कंप्लेंट नहीं करता, मार्केट में से दुकानदारों से कह के कंप्लेंट करवा देता है। इसलिए हमारे बैंक में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले कैजुअल वर्कर, टेम्परेरी वर्कर भी आते हैं। बाहर से भी हम इलेक्ट्रीशियन, हार्डवेयर इंजीनियर लेते हैं, वो भी किसी बात से दूसरी कंप्लेंट कर देते हैं। और आजकल कुछ स्टेट्स में ऐसा हो गया है कि ब्लैक मेलर आ गए हैं। तो ब्लैक मेलर क्या करते हैं कि फील्ड अफसर की या ब्रांच मैनेजर की कंप्लेंट कर देते हैं ताकि उनकी इंक्वायरी शुरू हो जाए। उनकी जब इंक्वायरी शुरू हो जाती है तो उनका जो यूनियन लीडर होता है, डिफेंस करने वाला, उसको कहता है कि ये कंप्लेंट विड्रा करवाओ। विड्रा करवाने के लिए उसके पास जाते हैं तो वो ब्लैक मेलर तो है ही है, वो पैसे मांग लेता है कि आपको 50 लाख रुपया प्रोविडेंट फंड मिलने वाला है, अगर मैं कंप्लेंट पे इंक्वायरी पे आ गया तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, आधा प्रोविडेंट फंड मुझे दे दो। उसका मतलब है 50 लाख में 25 लाख मुझे दे दो। वो करते 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 लाख 1.5 लाख में कंप्रोमाइज़ कर लेता है और एम्प्लॉई अपनी नौकरी बचा लेता है और चुप करके आगे बैंक में बैठ जाता है और ये भी नहीं बताता है मैं 2 लाख रुपए दे के आया हूँ। क्योंकि ये बताना भी एक क्राइम है, ये बताना भी एक और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है, स्टार्ट हो जाएगी कि आपने प्रेशर पैसे देकर कंप्लेंट को दबवाया है। इसलिए बैंक जो एम्प्लॉई है वो चुप करके आके बैठ जाता है, अंदर से रोता है, बाहर से वो बताता ही नहीं है। तो ऐसी ही घटनाएं हैं जिसको ग्रॉस मिसकंडक्ट में डाल दिया गया है। इसके ऊपर भी हम एक चर्चा करेंगे, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग क्या होती है, कैसे चलती हैं, 2 साल इसकी इंक्वायरी, 3 साल भी लग जाते हैं। उसके बाद पनिशमेंट क्या मिलती है, क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये भी मेरे को कमेंट्स में पूछा गया है।
ये कितनी पनिशमेंट मिलेगी? इसकी भाई पनिशमेंट डिसमिसल है और 5 इंक्रीमेंट मिनिमम पनिशमेंट है। दोनों तरह की पनिशमेंट मैंने आपको बता दी है। 5 इंक्रीमेंट मिनिमम है और मैक्सिमम पनिशमेंट डिसमिसल है। मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग में कौन कौन इंक्वायरी के फ्लोर पे आया, क्या उसने स्टेटमेंट दी, क्या उसने प्रूफ दिया, तो सारा कुछ ही अगर ये हो जाता है तो एनोनिमस कंप्लेंट में भी बैंक एक्शन लेता है। वो फ्लोर पे नहीं आया, वो सामने नहीं आता, उसका एड्रेस हमारे को पता नहीं है कौन है, तो यूएफबीयू ने जो इस बार एग्रीमेंट में ये क्लास डाली है ग्रॉस मिसकंडक्ट की, आईबी ने 15% जो दिया है उसके बदले में कितना कुछ आपसे वापस ले लिया ये आपको पता ही नहीं है। तो इतनी सी रिक्वेस्ट वीडियो में मैंने आज समझाने के लिए आपकी डिमांड पर, दिस वीडियो इज़ ऑन डिमांड। मैं वीडियो नहीं डालना चाहता था, इधर उधर की बातें करने की वीडियो नहीं अच्छी होती है, लेकिन चलो आज मैं कुछ आपको डाटा और बता दिया। तो अगली वीडियो में हम यूनियन फंड के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी अगली वीडियो में हम बताएंगे कि पेंशनर को न्यू एमओयू के बाद कितना लॉस हुआ, और ये सभी बातें एक एक करके वीडियो में डाल रहा हूँ। आरटीआई एक्ट में हमारे पास डाटा आ रहा है, कल पहुँच जाएगा, तो आज शाम को भी पहुँच सकता है, तो कल शाम तक मैं वीडियो डाल दूँगा। तो मुझे आशा है भाइयों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ज़रूर करें। सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट मेरी आपने मान ली है, लेकिन दुख ये होता है कि 14 लाख एम्प्लॉई है इस वीडियो को सुन रहा है। तो देखिए भाई, सब्सक्राइब करने वाले कितने थोड़े हैं। पिछले 10 दिनों में सिर्फ 1100 सब्सक्राइबर आए हैं मेरे पास। तो मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए, आप खुद भी करिए, दोस्तों मित्रों से, रिश्तेदारों से, फैमिली मेम्बर से, बैंक के कस्टमर से इसको करवाइए। ये नहीं कि आपने बटन दबा दिया कि आपका काम ख़त्म हो गया। 4-5 जो है सब्सक्राइबर आप हर एक मेंबर करवाए तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसका लाभ यही है कि आप, जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप अपडेट रहेंगे, और वीडियो बनाने का लाभ तभी है जब सभी को मिल जाए। बांग्लादेश के सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए हैं, भूटान के, नेपाल के सब्सक्राइबर मेरे पास ज़्यादा आ गए हैं इन 10 दिनों में। तो इंडिया के जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, जिनको मैं जानता हूँ, वो सभी इसको करो और आगे से करवाओ। तो इतना ही मैंने रिक्वेस्ट करनी थी। थैंक यू वेरी मच।